कभी सोचा है कि बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोग भी कभी-कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलतियां क्यों कर देते हैं? या हम सब अपनी गट फीलिंग, अपनी अंदर की आवाज़ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो अक्सर हमें धोखा दे जाती है? ये सवाल सीधे उस पहेली के दिल में उतरते हैं जिसे सुलझाने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग के अंदर दो लोग बैठे हैं और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, एक जो तेजी से बोलता है और दूसरा जो सोचने में बहुत वक्त लगाता है। बिल्कुल। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानमन की जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से मिली जानकारी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन है अपने दिमाग के इस ड्यूल कोर प्रोसेसर को समझना, ये पता लगाना कि ये दो सिस्टम्स कौन हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये अक्सर हमें गलत रास्ते पर क्यों ले जाते हैं। बिल्कुल, इसे अपने दिमाग का यूजर मैनुअल समझना चाहिए, जो हमें कभी मिला ही नहीं। आज हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मन कहते हैं कि हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सोचता है। इसे वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। हाँ, सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत आसान, है ना? हाँ, इसे किरदारों की तरह सोचिए। सिस्टम 1 वो इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव हीरो है। ये हमेशा ऑन रहता है, बिजली की रफ्तार से काम करता है और इसे कोई मेहनत नहीं लगती। ये ऑटोमेटिक है, भावनात्मक है। जैसे ही किसी दोस्त का चेहरा भीड़ में पहचानना, या अगर मैं कहूँ 2+2 तो फौरन 4 आ जाता दिमाग में। बिल्कुल, आपको सोचना नहीं पड़ता। या सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक कोई सामने आ जाए तो ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। किताब में कानमन कहते हैं कि सिस्टम 1 सीधे नतीजों पर कूदता है। सही पकड़ा। अब मिलिए सिस्टम 2 से। ये वो आलसी लेकिन जीनियस डिटेक्टिव है। ये तर्कसंगत है, विश्लेषणात्मक है और बहुत सोच समझकर काम करता है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है। इसे काम करने में बहुत मेहनत लगती है और ये ज्यादातर समय सोना पसंद करता है। मतलब ये तभी जागता है जब हम इसे मजबूर करते हैं, जैसे 17 को 24 से गुणा करना हो, उफ। या अपनी छुट्टियों की पूरी प्लानिंग करनी हो, या 2 अलग-अलग फोनों के फीचर्स की तुलना करनी हो। इन कामों में ध्यान लगाना पड़ता है। और मजे की बात यह है, जैसा किताब में लिखा है, सिस्टम 2 आलसी है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि सिस्टम 2 आलसी है। हम अपनी जिंदगी के लगभग 95% फैसले सिस्टम 1 के भरोसे छोड़ देते हैं। 90%? हाँ, हम असल में ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सिस्टम 2 बस तब दखल देता है जब सिस्टम 1 किसी मुश्किल में फंस जाता है। एक मिनट, अगर सिस्टम 1 इतना कुशल है, हमारा सारा काम अपने आप कर रहा है, तो ये तो एक सुपर पावर जैसा हुआ, हमारी जिंदगी आसान बना रहा है। इसमें समस्या कहाँ है? सुपर पावर तो है, लेकिन हर सुपर पावर की कमजोरी होती है। सिस्टम 1 की कमजोरी है उसका घमंड और जल्दबाजी। अच्छा। होने से ज्यादा जल्दी होने की फिक्र होती है। वो सबूतों की परवाह नहीं करता है। वो बस एक अच्छी आसान कहानी बनाना चाहता है और उस पर विश्वास कर लेना चाहता है। अच्छा, तो इसी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस, स्टीरियोटाइपिंग यानी किसी के बारे में पहले से राय बना लेना, बिल्कुल, और जल्दबाजी में फैसले लेने जैसी गलतियां होती हैं। सिस्टम 1 सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना लेता है, भले ही वो कहानी सच से कोसों दूर हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानमन इसके लिए कमाल का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, What you see is all there is, यानी जो आप देखते हैं बस वही सब कुछ है। मतलब हमारा दिमाग ये मानकर चलता है कि हमारे पास जो भी जानकारी है वही पूरी दुनिया है। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि कितनी जरूरी जानकारी शायद मौजूद ही नहीं है। वाह, मतलब दिमाग खाली जगहों को खुद ही भर लेता है, वो भी बिना हमें बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ शॉर्टकट लेता होगा, कुछ गलतियां भी करता होगा। क्या इन्हीं को बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं? हाँ, यही वो दिमागी शॉर्टकट्स हैं जो ऊर्जा बचाने के लिए बने हैं, लेकिन अक्सर हमें महंगे पड़ते हैं। इनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन सबूतों को ढूंढते और पसंद करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाते हैं, और जो सबूत हमें गलत साबित करें उन्हें हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या उनमें कमियां निकालने लगते हैं। ये तो हम हर दिन देखते हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी अच्छी है तो वो सिर्फ वही खबरें पढ़ेगा जो उस पार्टी की तारीफ करती हैं। सही बात है। या अगर आपने तय कर लिया है कि आपको कोई खास फोन खरीदना है तो आप उसके पॉजिटिव रिव्यू ही खोजेंगे। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बायस है अवेलेबिलिटी बायस। जिन चीज़ों की याद हमारे दिमाग में ताज़ा होती है या जो हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हमें लगता है कि वो ज़्यादा आम है। जैसे करना कहीं ज़्यादा जोखिम भरा है। सही बात है। और वो एंकरिंग इफेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? मैंने सुना है कि ये सेल्स और नेगोशिएशन में बहुत इस्तेमाल होता है। ओह,
ये तो सिस्टम 1 का सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। किसी भी सौदेबाजी में जो पहला नंबर सामने रखा जाता है वो एक एंकर यानी लंगर बन जाता है। अच्छा। हमारी पूरी सोच उसी नंबर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, भले उस नंबर का कोई सिर पैर न हो। जैसे दुकान पर एक जैकेट पर 10,000 रुपए का प्राइस टैग लगाकर उसे 50% डिस्काउंट पर 5,000 का बेचा जाए तो हमें लगता है कि अरे वाह क्या डील मिली है। एग्जैक्टली हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी डील की है। हम उस 10,000 रुपए के एंकर में फंस जाते हैं। ये सारे बायस एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारा दिमाग आराम चाहता है, उसे मुश्किल सवालों से नफरत है और वो सबसे आसान, सबसे जल्दी मिलने वाला जवाब पकड़ लेता है, भले ही वो गलत हो। पर ये बना क्यों है ऐसे? सटीकता इतनी जरूरी क्यों नहीं है दिमाग के लिए? क्योंकि हमारा दिमाग सटीक जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। जिंदा रखने के लिए? हाँ, सोचिए, हजारों साल पहले जंगल में हमारे पूर्वज के लिए किसी सरसराहट को सुनकर यह सोचना ज्यादा जरूरी नहीं था कि वो हवा है या शेर। ज्यादा सुरक्षित यही था कि वो उसे शेर मानकर तुरंत भाग जाए। सही बात है। जिसने ज्यादा सोचा वो शायद जिंदा नहीं बचा। वो दिमागी हार्डवेयर आज भी हमारे अंदर है, लेकिन अब जंगल बदल गया है। वाह, सटीकता के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। और इसी जिंदा रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा एक और दिमागी खेल है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचना। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि 1,000 रुपए जीतने की खुशी 1,000 रुपए खोने के दुख से इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान का दर्द हमें फायदे की खुशी से लगभग दुगना ज्यादा महसूस होता है। हमारा दिमाग प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस बचाने पर ध्यान देता है। दुगना? लगभग दुगना। ये एक बहुत शक्तिशाली भावना है जो हमारे कई फैसलों को नियंत्रित करती है। इसी वजह से लोग शेयर बाजार में गिरे हुए शेयरों को बेचने से हिचकिचाते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएंगे। वो उस नुकसान को हकीकत में बदलने से डरते हैं। बिल्कुल। या लोग एक सुरक्षित लेकिन नापसंद नौकरी में सालों तक फंसे रहते हैं क्योंकि नई नौकरी में जाने का जोखिम उन्हें डराता है। हाँ, और ये सिर्फ पैसों या नौकरी तक सीमित नहीं है। हम खराब रिश्तों में भी इसीलिए बने रहते हैं। बदलाव का मतलब है कुछ खोना, अपनी आदतें, अपनी सुरक्षा। और वो खोने का डर हमें बेहतर भविष्य की उम्मीद से ज्यादा ताकतवर लगता है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये नुकसान का डर है और दूसरी तरफ है इसका बिल्कुल उल्टा, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। हम सबको लगता है कि हम दुनिया को जितना समझते हैं उससे कई बेहतर समझते हैं। इसकी वजह भी वही हमारा कहानीकार सिस्टम 1 है। दुनिया में बहुत कुछ संयोग से या किस्मत से होता है, लेकिन हमारे दिमाग को संयोग से नफरत है। अच्छा। वो हर घटना के पीछे एक कारण और प्रभाव की कहानी गढ़ लेता है। इससे हमें लगता है कि दुनिया हमारी समझ और नियंत्रण में है। कानमन की एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है, हम अपने अंधेपन के प्रति अंधे हैं। हम अपने अंधेपन के प्रति अंधे हैं? हाँ, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कितना कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या ये सिर्फ आम लोगों पर लागू होता है? एक्सपर्ट्स के बारे में क्या? जो अर्थशास्त्री या राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, क्या वो भी इस जाल में फंसते हैं? वो तो शायद और भी ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कहानियों को सही साबित करने के लिए और भी ज्यादा जानकारी और सिद्धांत होते हैं। वो अतीत को देखकर इतनी अच्छी कहानी बना लेते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि जो हुआ वो तो होना ही था। इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं ना? हाँ, हाइंडसाइट बायस। और फिर उन्हें ये झूठा आत्मविश्वास आ जाता है कि वो भविष्य का भी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। और यही अति आत्मविश्वास शायद हमें उस गलती की ओर ले जाता है जिसे हम सब परेशान हैं, प्लानिंग फैलेसी। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो घर में कमरा पेंट करना हो, हाँ, ऑफिस का कोई बड़ा असाइनमेंट हो या सरकार का कोई मेट्रो प्रोजेक्ट हो, हमेशा तय समय और बजट से ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम योजना बनाते वक्त हमेशा सबसे अच्छे हालात के बारे में सोचते हैं। हम एक आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक होगा। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। पिछले हफ्ते मैंने सोचा कि मैं आइकिया से खरीदी एक बुक शेल्फ को 1 घंटे में असेंबल कर लूंगा। और असल में कितना समय लगा? पूरा दिन, और साथ में बहुत सारी झुंझलाहट। मैंने ये सोचा ही नहीं कि कोई पेज गलत हो सकता है, निर्देश समझ में नहीं आ सकते, या मुझे सही औजार नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो सोचा। बस मैंने सिर्फ अपनी योजना देखी, जिसे कानमैन अंदर का नजरिया कहते हैं। मैंने बाहर का नजरिया नहीं अपनाया। बाहर का नजरिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी योजना पर ध्यान देने के बजाय मैं ये देखता कि मेरे जैसे दूसरे लोगों को उस बुकशेल्फ को जोड़ने में औसतन कितना समय लगा है। अगर मैंने ऑनलाइन फोरम पर देखा होता तो मुझे पता चल जाता कि इसमें घंटों लगते हैं।
मतलब आंकड़े हमारी व्यक्तिगत आशावादी कहानियों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। हमेशा। ये तो कमाल की बात है। तो हमने सिस्टम 1 और 2 के बारे में बात की, दिमाग के धोखे यानी बायस को समझा और प्लानिंग में होने वाली गड़बड़ियों को भी देखा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का क्या करें? इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने के लिए कैसे कर सकते हैं? क्या हमें अपने सिस्टम 1 को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम 1 को बंद करना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी। वो हमें रोजमर्रा के हजारों छोटे मोटे काम करने में मदद करता है। सही बात है। लक्ष्य उसे खत्म करना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है। हमें ये पहचानना सीखना होगा कि कब लगाम सिस्टम 1 के हाथ में देनी है और कब सिस्टम 2 जैसे आलसी डिटेक्टिव को जगाकर केस सौंपना है। तो इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके हैं, कुछ नियम? हाँ, कैनमन कुछ ठोस सुझाव देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, धीमे हो जाओ। धीमे हो जाओ। हाँ, खासकर जब कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, जैसे करियर बदलना, घर खरीदना या कोई बड़ा निवेश करना। जल्दबाजी सिस्टम 1 का खेल है। धीमा होना सिस्टम 2 को सक्रिय करने का पहला कदम है। और अपनी पहली गट फीलिंग पर तुरंत भरोसा न करें, उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मेरे पास क्या सबूत हैं? बिल्कुल। कहीं मैं सिर्फ एक आसान कहानी पर तो यकीन नहीं कर रही हूँ। यह बहुत जरूरी है, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना। दूसरा, जब भी मुमकिन हो, कहानियों की जगह आंकड़ों और डेटा पर भरोसा करें। कहानियां हमें भावनात्मक रूप से खींचती हैं, लेकिन आंकड़े हमें हकीकत के ज्यादा करीब रखते हैं। जैसा हमने प्लानिंग फैलेसी में देखा। और शायद आखिरी, अपनी गलतियों से सीखना। जब कोई फैसला गलत हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय उस फैसले की प्रक्रिया का पोस्टमार्टम करें। ये समझने की कोशिश करें कि सोच में कहाँ गड़बड़ हुई थी। क्या मैं किसी बायस का शिकार हो गई थी? बिल्कुल। धीमी सोच मुश्किल है, इसमें दिमागी कसरत लगती है, लेकिन ये हमें उन महंगी गलतियों से बचा सकती है जो हमारी जिंदगी को पटरी से उतार सकती हैं। अच्छे फैसले मेहनत मांगते हैं। तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें एक बहुत शक्तिशाली सच सिखाती है। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन ये त्रुटिहीन नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं, हमारी सहज बुद्धि, हमारा सिस्टम 1 बहुत तेज है, लेकिन वो पक्षपाती है। और हमारा तर्क, हमारा सिस्टम 2 धीमा है, लेकिन वो ज्यादा सटीक है। तो असली कला इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में। बिल्कुल। और ये संतुलन जागरूकता से ही आ सकता है। बिल्कुल सही कहा। आप कैसे सोचते हैं, इस प्रक्रिया को समझना ही बेहतर सोचने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने दिमागी शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तभी हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं और उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़कर जाते हैं। जरूर। अगर हमारे दिमाग के सारे शॉर्टकट और सहज प्रवृत्तियां सटीकता के लिए नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हमें जिंदा रखने के लिए बनी थी, तो क्या आज की आधुनिक दुनिया के नए खतरों के सामने, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अस्थिरता, करियर के जटिल फैसले या इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी, यही पुरानी दिमागी वायरिंग हमें हमारे रोजमर्रा के फैसलों में अंधा तो नहीं बना रही है?